कॉमेडियन हैं कुणाल कामरा। उनके महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर की गई कॉमेडी कहिए, आप तंज कहिए, उस पर सियासत बेहद गर्म है। कल कुणाल कामरा का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ और इसी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में तो घमासान छिड़ा हुआ है। शिवसैनिक आक्रोशित हो उठे और पहुंच गए उसी स्टूडियो में जहां कुणाल कामरा की ये रिकॉर्डिंग हुई थी और वहां जाकर जमकर तोड़फोड़ की। इस विवाद ने अब और तूल पकड़ लिया है। जिस स्टूडियो में वीडियो शूट हुआ वहां बीएमसी का हथौड़ा चल गया है और वहीं तोड़फोड़ करने के आरोप में 12 शिवसैनिकों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने किसी भी आरोपी की कस्टडी की मांग नहीं की। इसके बाद न्यायिक हिरासत में इन आरोपियों को भेज दिया गया है। हालांकि सभी आरोपियों ने बांद्रा कोर्ट में जमानत के लिए भी अर्जी दाखिल की है। सभी 12 आरोपियों को 15,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो ये बड़ी खबर है। 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जमानती धाराएं थी और लीजिए अदालत से सबको 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। अब कुणाल कामरा विवाद को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा से संपर्क किया है। फोन पर पुलिस ने कुणाल कामरा से पूछताछ की है। कामरा मुंबई में नहीं है, ऐसी जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से। इसीलिए मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा से फोन पर बातचीत की है और कामरा ने कहा है अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सूत्र बता रहे हैं कुणाल कामरा अपने बयान पर कायम है। कुणाल कामरा की तरफ से कहा गया है कि उन्हें अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। अगर कोर्ट कहेगा तभी माफी मांगूंगा, ये कुणाल कामरा की तरफ से कहा गया है कि अगर कोर्ट की तरफ से कहा जाएगा वो तभी माफी मांगेंगे। और अब आपको महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर का वो वीडियो दिखा देते हैं जहां कुणाल कामरा वाले मुद्दे को लेकर सदन को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। हा जो स्टँडअप कॉमेडियन आहे कुणाल कामरा, याचा जर आपण पूर्व इतिहास बघितला तर देशातल्या उच्च पदस्थ लोकांच्या संदर्भात मग ते प्रधानमंत्री असो की मुख्य न्यायाधीश असो किंवा वेगवेगळे न्यायाधीश असो किंवा न्याय व्यवस्था असो, यांच्या संदर्भात अत्यंत खालच्या दर्जाचं बोलणं याची कार्यपद्धती आहे। ज्या प्रकारे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी यांना टार्गेट करत अतिशय खालच्या दर्जाची कॉमेडी करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला की 2024च्या निवडणुकीने जनतेनेच हे ठरवून दिलं कोण खुद्दार आहे आणि कोण गद्दार आहे। हा काय महाराष्ट्राच्या जनतेपेक्षा मोठा आहे का? पण अशा प्रकारे सुपाऱ्या घेऊन या ठिकाणी जर कोणी अपमानित करत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केलीच जाईल। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। महाराष्ट्र विधानसभा से सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही खास स्टूडियो से नम्रता दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा पहले सूरज का रुख करते हैं। सूरज, एक तरफ इस पूरे के पूरे विवाद को लेकर सदन को मुख्यमंत्री की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई तो होगी, वहीं दूसरी तरफ वो जो तोड़फोड़ वाला मामला है जिसमें 12 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस करती है और उनको जमानत मिल जाती है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी आर पार किस रूप में छिड़ा हुआ है यहां महाराष्ट्र विधानसभा में जहां आपकी मौजूदगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं दो तरह की बातें बताता हूं जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही कहना अलग अलग है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये सुपारी लेकर ये पर्टिकुलर्स एक समय को तय करके ये टॉपिक लाया गया है ताकि उस टॉपिक से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जितने भी बड़े नेता हैं, राम कदम हो गए या फिर बाकी के जो भी बीजेपी के बड़े नेता हो गए, उनका कहना है कि दिशा सालियन का जो मुद्दा है वो काफ़ी गर्म हुआ था, काफ़ी चर्चा में था, जिसमें लगातार आदित्य ठाकरे और बाकी के लोगों के नाम आ रहे थे। इस टॉपिक से ध्यान भटकाने के लिए सुपारी दी गई और ये सुपारी देने के बाद कुणाल कामरा ने इस तरह की बातें की ताकि ये बात चर्चा में आए और यहाँ से लोगों का ध्यान भटक जाए। और इसी को लेकर आप देखिए अब उद्धव ठाकरे हो गए, आदित्य ठाकरे हो गए, उन्होंने भी अपने बयान में साफ तौर पर कहा है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि जो भी उसने कहा उसमें गलत क्या है।
जो गद्दारी करते हैं उन्हें गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, लोग कह रहे हैं कि शिवसेना ने तोड़फोड़ की है, वो शिवसैनिक नहीं है। शिवसैनिकों ने बिल्कुल तोड़फोड़ नहीं की, शिवसेना कानून के हिसाब से चलती है, वो गद्दार है और गद्दारों की शिवसेना है। तो इस तरह के तंज एक दूसरे की तरफ से कसते यहाँ पर नजर आए हैं। साथ ही अगर बात की जाए देवेंद्र फडणवीस की, जो गृह मंत्री भी हैं राज्य के, उन्होंने कहा है कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी चाहिए। रही बात जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, शिवसैनिकों को जिन्होंने तोड़फोड़ की थी, ये सारे जो सेक्शन थे, जो पुलिस अधिकारियों का कहना था, वो उसमें ज़्यादातर सारे सेक्शंस अवेलेबल थे और इसी के चलते जब उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई। जी बिल्कुल, जमानती धाराओं में मामला दर्ज हुआ था और ऐसे में अदालत से जमानत मिल गई है सभी 12 आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया गया था। इस बीच कुणाल कामरा के बयान के बाद ये जो विवाद उठा हुआ है महाराष्ट्र में, इसी को लेकर सियासी वार पलटवार चल रहा है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर सीधा निशाना साधा है। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। कुणाल कामरा क्यों माफी मांगे ये एकनाथ शिंदे बता दे, क्योंकि कुणाल कामरा ने जो कल कहा है, जिसका उसने उल्लेख किया है, वो चोर और गद्दार है। क्या एकनाथ शिंदे स्वीकार करते हैं कि वो चोर और गद्दार है और इसलिए उनको मिर्ची लगी? मिर्ची क्यों लगी, इस पे बात हो, फिर आगे की बात हो सकती है। और ये एकनाथ शिंदे के ही बारे में है, ऐसे भाजपा आपको बता रही है क्या कि गद्दार और चोर एकनाथ शिंदे को ही बोला है? गद्दार और चोर की मिर्ची एकनाथ शिंदे को क्यों लगी, ये उन्होंने बात पहले कही। मैं सपोर्ट से ज्यादा यही पूछना चाहता हूँ, क्या कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे के बारे में बात की? तो शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से आप देख रहे हैं कैसे इस पूरे मामले पर मजे लिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब मजाक पर मिर्ची क्यों लगी, नाम तो किसी का लिया नहीं। तो क्या बीजेपी ये मान रही है कि गद्दार जो हैं वो एकनाथ शिंदे ही हैं? तो ये वो सियासी अंदाज है जिसे लेकर जमकर आर पार छिड़ा हुआ है इस पूरे मामले को। इस बीच में आपको लेकर चलती हूँ नम्रता दुबे के पास, हमारी सहयोगी और वहीं पर मौजूद है जहां पर कल शिवसैनिक पहुंचे थे और जमकर तोड़फोड़ की थी। तस्वीर अगर दिखा पाए नम्रता, जहां पर आप मौजूद हैं, किस तरीके से कल यहां पर हंगामा हुआ था, लाठी डंडे चले थे और तोड़फोड़ शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने मचाई थी। जी बिल्कुल रोमाना, शिवसेना के जो नेता थे, वो कार्यकर्ता थे, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से यहाँ पर बीती रात को ज़बरदस्त तोड़क कार्रवाई देखने मिली। मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ, ये जो यूनिकॉन्टिनेंटल होटल है उसके ऊपर एक और पोस्टर लगा था दी हैबिटाट का, जिसके ऊपर कालिक पोत दी गई है शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और उसके ठीक बगल में जो कुणाल कामरा है, उनके एक शो का बड़ा सा पोस्टर लगा था, जिसको रात को आकर इन शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से काले रंग से पूरी तरह से ढक दिया गया है। और मामला जब आगे बढ़ा उसके बाद उन्होंने अंदर जाकर तोड़फोड़ की, जिसकी तस्वीर आपको हम यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई पुलिस की सुरक्षा यहां पर काफी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। बीएमसी की जो टीम है वो इस हैबिटाट के अंदर मौजूद है और लगातार जो तोड़क कार्रवाई है वो की जा रही है। इस पूरे मामले में अगर आपको अपडेट बता दी, जो स्टेज है, स्टेज का हिस्सा बीएमसी की तरफ से नहीं तोड़ा जा रहा है, क्योंकि खार पुलिस स्टेशन की तरफ से उसको सील किया गया है, वो जांच का विषय है। तो ऐसे में जो छत का हिस्सा है वो बीएमसी ने तोड़ा है और उसको लेकर तोड़क कार्रवाई लगातार जारी है। यहाँ पर जो हैबिटाट लिखा गया था, जहां पर कुणाल कामरा की तरफ से शो किया गया था, उस पर भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से कालिक पोती गई है। और अगर आप फिलहाल हैबिटाट के बाहर की तस्वीरें देखें तो मुंबई पुलिस की टीम यहां पर लगातार मौजूद है, बीएमसी के कर्मी अंदर मौजूद हैं और जो तोड़क कार्रवाई है, जो अवैध निर्माण किया गया था हैबिटाट की तरफ से, उस हिस्से को तोड़ा जा रहा है, ये बात बताई जा रही है बीएमसी की तरफ से। कुछ देर में शायद तस्वीरें भी सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो तोड़क कार्रवाई है वो अंदर लगातार जारी है। छत का हिस्सा है वो तोड़ा गया है, स्टेज के हिस्से को हाथ नहीं लगाया गया है, क्योंकि खार पुलिस ने उस पूरे हिस्से को सील किया है। वो जांच का विषय है, क्योंकि उस पूरे मामले को लेकर ही ये पूरा जो केस है वो आगे बढ़ा है। तो फिलहाल यहाँ पर बीएमसी की टीम अभी भी मौजूद है। पिछले 3 से 4 घंटे से जो तोड़क कार्रवाई है हैबिटाट में वो चल रही है। 21 तारीख का दिन था जब कुणाल कामरा की तरफ से यहाँ पे शो किया गया था और उसके बाद शिवसेना के नेता यहाँ पर पहुंचे। आपको बता दें कि जो इंडियाज गॉट टैलेंट था वो शो भी यहीं पर शूट हुआ था। और आपका नम्रता इस तमाम जानकारी के लिए, और सूरज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, बीजेपी के नेता राम कदम, उन्होंने कुणाल कामरा को लेकर जो पूरा विवाद छिड़ा हुआ है उस पर कहा है कि व्यंग की आड़ में किसी की भी भावना को आहत नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा है जैसे ठाकरे परिवार के लिए कुणाल कामरा ने इस तरीके का बयान दिया। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कुणाल कामरा ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर
जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उसका कोई समर्थन हो नहीं सकता। आप कलाकार हो, व्यंग कर सकते हो, पर व्यंग ऐसा ना हो किसी का दिल आहत हो, किसी की भावनाएं आहत हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचे, इसको व्यंग नहीं कहते। टाइमिंग देखिए आप, ये कुणाल ने कब उठाया? ये उसने उठाया उस समय जब दिशा सालियन प्रकरण सामने आया। वो मामला जैसे ही सामने आया, ठाकरे परिवार का नाम उसमें आया, अब वो नाम चलता रहेगा तो इसके लिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुणाल के द्वारा कुणाल कामरा ने उद्धव ठाकरे गुट की सुपारी चलाई। वो जहां भी मिले उसके मुंह को कालीन पहुंचने का समय आया। ये अपने आप को समझ क्या रहा है? कलाकार हो, आप कला की मर्यादा, उसकी हदें पार नहीं कर सकते। विपक्ष कहता है कि बाला साहब ठाकरे भी व्यंग चित्र बनाते थे, और व्यंग करना तो एक कला है। क्या कला के खिलाफ बीजेपी और शिवसेना दिखाई दे रही है? देखिए, हम स्वयं कलाकार की प्रतिभा का सम्मान करते हैं। व्यंग चित्र अलग है और व्यंग के नाम पर अभद्र भाषा का प्रयोग अलग है। दोनों अलग अलग बातें, दोनों को जोड़ नहीं सकते। और ये उद्धव ठाकरे गुट को अभिव्यक्ति पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार है? जब सत्ता में थे, पत्रकार को जेल में किसने डाला था? पत्रकार को अभिव्यक्ति के नाम पर जेल में डालने वाले ठाकरे परिवार, और वो अब अभिव्यक्ति की बात करेंगे। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला ले लिया गया है। जी, माननीयों की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर अब 1,24,000 प्रति माह हो गई है। सांसदों के दैनिक भत्ते में भी 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, और इस इजाफे के साथ जो पहले डेली अलाउंस जो है, जो दैनिक भत्ता है, वो 2,000 रुपए था, अब वो बढ़कर 2,500 रुपए कर दिया गया है। और ये जो बढ़ा हुआ वेतन है, ये लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से। साथ ही पूर्व सांसदों की जो पेंशन है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। 25,000 से बढ़कर 31,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। सीधे रुक करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। नीरज, बहुत समय से ड्यू पेंडिंग कह सकते हैं आप इस रिवीजन को, इसी वजह से ये 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है रिवाइज सैलरी स्ट्रक्चर। जी बिल्कुल, करीब 5 साल बाद ये वेतन, जो बढ़ा हुआ वेतन है वो लागू किया गया। क्योंकि लास्ट टाइम जो वेतन बढ़ा था वो 1 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था, जब 1 लाख रुपए प्रति महीने वेतन था और 2,000 रुपए प्रति माह का दैनिक भत्ता था। उसे अब बढ़ाकर अभी बढ़ाया गया। आज ही उसका गजट नोटिफिकेशन सामने आया है, और ये गजट नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि 1 अप्रैल 2023 से ये व्यवस्था लागू होगी और 1,24,000 रुपए प्रति महीने का वेतन होगा सांसदों का, और जो दैनिक भत्ता होगा वो 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया। पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। जो 25,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन थी सांसदों की, उसको 31,000 रुपए कर दिया गया है। और जिनका कार्यकाल 5 साल से अधिक का रहा होगा, यानी कि कोई 2 बार का सांसद रहा होगा या 3 बार का सांसद रहा होगा, तो उसको जो अतिरिक्त जो पेंशन है वो हर महीने 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण को लेकर चल रहे सियासी संग्राम के बीच अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। दावा कर रहे हैं वो कि धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। उन्होंने मांग की है दलित, पिछड़े और समाज में जो भी पीछे छूट गए हैं, आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए। पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, और जो समाज में पीछे छूट गए हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सुनिए। हम लोग तो जाति जनगणना के पक्ष में हैं, और आरक्षण मिले जो पिछड़े हैं, दलित हैं, और साथ में जो समाज में बहुत पीछे छूट गए हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लड़ाई लंबी है जाति जनगणना की, और इसीलिए तो सेंसस नहीं हो रहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। देखिए, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के एक बयान को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान किया है। रिजिजू ने सवाल पूछा, क्या कांग्रेस संविधान को बदलना चाहती है? इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया और दावा किया कि डीके शिवकुमार ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है।
तो संसद में आज क्या हुआ, ये मैं आपको विस्तार से बताती हूं। देखिए, राज्यसभा में डीके शिव कुमार का बयान जो था उसी को लेकर हंगामा। बीजेपी ने दावा किया डीके शिव कुमार ने संविधान बदलने की बात की है, ये बीजेपी का दावा था। किरण रिजिजू के दावे को हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इस दावे का खंडन किया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आरोप लगा दिया, ये कहते हुए कि साहब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान में तो कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई गुंजाइश है ही नहीं। हालांकि जब 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो एक बार फिर से राज्यसभा में हंगामा हुआ। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आरोप दोहराया। सुनिए। उपसभापति जी, ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। सरदार पटेल ने और अंबेडकर ने कहा कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन विल नॉट टेक प्लेस। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। इन्होंने तेलंगाना की विधानसभा में पहले तो इन्होंने एससी का, एसटी का और ओबीसी का हक मार करके रिजर्वेशन मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को देने का काम किया है। और इन्होंने बैकडोर एंट्री क्या की है? बैकडोर एंट्री ये की है कि माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली ओबीसी में बैकडोर से एंट्री देने का भी काम, कुछ प्रयास इन्होंने किया। इतिहास इस बात का गवाह है। और अभी भी मेरे वक्तव्य के बाद डीके शिव कुमार ने फिर से कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है, संविधान को बदलने का काम भी कांग्रेस करेगी। हालांकि बीजेपी के इन आरोपों का कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त तरीके से खंडन किया गया। जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बाबा साहेब के संविधान को कोई बदल नहीं सकता, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। ऐसी कोई बात कर्नाटक के मिनिस्टर ने नहीं कहा। संविधान बदलने की बात कोई नहीं कहा, कोई नहीं भी कहेगा हमारे तरफ से। अगर कुछ को होगा संविधान बदलने की बात जो बार बार आती है, उधर से आती है, इधर से नहीं। उधर से आती है। प्लीज और माननीय चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा, इट इज अंडर हिज कंसिडरेशन, सो प्लीज सर प्लीज नहीं, वो उसीलिए जी मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आप निष्पक्षपात से सोचिए, अपने हृदय पे हाथ रख के सोचिए। क्या भागवत जी ने नहीं बोला? प्लीज प्लीज प्लीज। और आइए मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित से ही जानते हैं। अंकित, सियासत के मैदान में पाले बदल गए हैं? मतलब अभी तक जो कहते थे कि साहब ये संविधान बदलने वाले हैं, आज आरोप उन पर लग रहा है कि संविधान तो दरअसल आप बदलने वाले हैं। मतलब अभी तक जो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन बीजेपी पर आरोप लगा रहा था, आज उन्हीं आरोपों के घेरे में बीजेपी ने कांग्रेस को खड़ा कर दिया। अंकित गुप्ता। निश्चित तौर पर उबारा, और इसी वजह से सदन में इतना ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को पता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा है। क्यों? क्योंकि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो विपक्ष की तरफ से जनता के सामने यही बयान दिया गया था और जनता को यही बताया गया कि अगर बीजेपी की 400 सीटें आ जाएंगी तो वो संविधान बदल देंगे। और कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है उसमें उनको कामयाबी भी मिली है। और बीजेपी और एनडीए के लोगों को ये बखूबी पता है कि वो एक ऐसा मुद्दा है जो जनता के बीच में घर कर चुका है। इसी वजह से लगातार जैसे ही डीके शिव कुमार का बयान सामने आया, उससे पहले मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात हुई है जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में, तो वहां पर जो है इस तरीके से जैसे ही डीके शिव कुमार का बयान सामने आया, सबसे पहले किरेन रिजिजू सामने आते हैं सदन में, और उसके बाद में जो नेता सदन है जेपी नड्डा राज्यसभा में, वो सामने आते हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार यही कह रहे हैं, डीके शिव कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मुस्लिमों के लिए आरक्षण होगा भी तो संविधान में कहीं कोई बदलाव की बात नहीं होगी, तमाम चीजें कही जा रही हैं। लेकिन यकीन मानिए ये एक ऐसा मुद्दा जरूर है जिससे विपक्ष भी कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष उसको घेरने की कोशिश कर रही है। और इसी वजह से अभी जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि यहां पर जयराम रमेश ने
दो जो है विशेषाधिकार हनन के नोटिस दे दिए हैं। पहला नोटिस जेपी नड्डा के खिलाफ और दूसरा नोटिस किरेन रिजिजू के खिलाफ। क्यों? उनका यह कहना है कि डीके शिव कुमार के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और उन्होंने संविधान बदलने की बात नहीं कही है। लेकिन यकीन मानिए जिस तरीके से ये जो है हंगामा चल रहा है, आने वाले दिनों में भी ये मुद्दा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ अंकित, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, संसद में जो हंगामा चल रहा है उसके बीच डीके शिव कुमार का बयान भी आ गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को सिरे से बेबुनियाद बताया है। डीके शिव कुमार ने दावा किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है, बीजेपी देश को गुमराह कर रही है। ये बयान डीके शिव कुमार की तरफ से आया है और इन्हीं डीके शिव कुमार के बयान को लेकर बीजेपी ने आज कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, ये कहते हुए कि साहब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि आप संविधान भी बदल देंगे। डीके शिव कुमार ने अपने बयान में आगे धमकी दी कि वो अब कानूनी कार्रवाई करेंगे। बयान सुना देते हैं आपको। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. I have not quoted out anything on this. डीके शिव कुमार को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि साहब मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर ये पेश कर रहे हैं। कानूनी लड़ाई लड़ने के संकेत डीके शिव कुमार की तरफ से दे दिए गए। वहीं बीजेपी के महासचिव है, कर्नाटक बीजेपी के प्रभारी हैं, वो दावा कर रहे हैं कांग्रेस तो हमेशा से संविधान विरोधी रही है। उन्होंने डीके शिव कुमार के उस कोर्ट जाने की धमकी पर भी रिएक्शन दिया और दावा कर दिया कि अगर कोर्ट जाएंगे तो अच्छी तरीके से खुद ही बेनकाब हो जाएंगे। सुनिए। डीके शिव कुमार के बयान को लेकर लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या है? ये डीके शिव कुमार का बयान नहीं है। डीके शिव कुमार के मुंह से कांग्रेस बोल रही है, राहुल गांधी बोल रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं और ये इनका पुराना डीएनए है। 1947 के बाद से इन्होंने कितनी बार कानून के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, ये पूरा देश जानता है। अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये देश के संविधान को कभी भी फुटबॉल की तरह नहीं कर सकते हैं। इन्होंने पहले भी किया है, आज भी जब ये देख रहे हैं कि इनकी ताकत घट रही है तो कर रहे हैं। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, मिसकोट किया गया और इसके खिलाफ वो जाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। भाजपा नेताओं के खिलाफ उनको जाना भी चाहिए। हम उनका स्वागत करेंगे कि वो जाएं और हम उन्हें बेनकाब करेंगे। उन्होंने क्या कहा है वो सब लिखित है, उनके भाषण लिखित है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो जाएं, वो ठीक से बेनकाब होंगे और जब फंसेंगे तो बताएंगे कि किसके कहने पर उन्होंने ऐसा राष्ट्र विरोधी बयान दिया है। वहीं मुस्लिम आरक्षण को लेकर ये जो विवाद शुरू हुआ है, इस पर प्रियंका गांधी का भी बयान आया। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। प्रियंका गांधी बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, बीजेपी तो सिर्फ हंगामा करने के बहाने ढूंढती है, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सदन चले, बीजेपी सदन नहीं चलने देना चाहती, हंगामा करने के बहाने बीजेपी ढूंढती है। सुनिए प्रियंका गांधी को। They have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. They have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. सुना आपने प्रियंका गांधी को, जो कह रही है कि साहब इन्होंने तो मन बना लिया, मतलब वो बीजेपी पर हमला बोल रही हैं कि ये चलने ही नहीं देना चाहते हैं सदन को। आगे बढ़ रही हूं मैं। डीके शिव कुमार के बयान को लेकर एक तरफ कांग्रेस है, बचाव की मुद्रा में है, बल्कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार ने तो ऐसा बयान दिया ही नहीं है। कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने आरोप लगा दिया बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करने की देश में कोशिश कर रही है। कर्नाटक में ठेके में 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी कुछ शब्दों का चयन करते अपने अनुकूल और कैसे समाज के वातावरण को विषाद किया जाए। उन्होंने माइनॉरिटी में केवल मुस्लिम शब्द उन्होंने चुना, क्रिश्चियन के बारे में वो मौन हो गए, पारसी के बारे में मौन हो गए, सिख के बारे में मौन हो गए। तो उनकी तो मंशा है कि हिंदू मुस्लिम करा के कैसे पोलराइज करने की। और ये मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो उन्होंने जिस आरक्षण की बात की है डीके शिव कुमार, ये उनका एक निजी विचार है। 1946 में मुस्लिम लीग का प्रपोजल मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का मुद्दे को संविधान सभा में रिजेक्ट किया गया था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें कहा गया है कि धर्म को लेकर के कोई रिजर्वेशन का जगह नहीं होना चाहिए हमारे भारत के संविधान में।
कांग्रेस पार्टी सदन में दो चीज स्पष्ट करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी हिम्मत है तो जिस कांग्रेस नेता संवैधानिक पद पर बैठा है उसको तुरंत आज ही बर्खास्त करे, पद से निकाल दे, कांग्रेस पार्टी से निकाल दे, या वो सदन में एक्सेप्ट करे कि मुस्लिम लीग के रास्ते पे कांग्रेस चल रहा है और यहाँ मुसलमानों को संवैधानिक उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये आज घोषणा करें, क्योंकि भारत के साथ और भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप यह लगाया कि कर्नाटक में मुस्लिम वोट बैंक के लिए राजनीति हो रही है। में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल। इसे देश की एकता कमजोर होगी। बीजेपी की ओर से हम स्पष्ट पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया जी, आप देश को बताएं कि जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है तो इसके लिए आप संविधान को नहीं बदलेंगे। ये देश जानना चाहता है, क्योंकि डीके शिव कुमार एक शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है कि संविधान को बदलेंगे वोट के लिए। उधर कांग्रेस नेता कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का भी बयान आया। वो दावा कर रहे हैं उन्होंने कभी नहीं कहा, मतलब डीके शिव कुमार ने वो कह रहे हैं कि कभी नहीं कहा कि संविधान को बदला जाएगा। और साथ ही उन्होंने झूठे आरोप लगाने पर किरण रिजिजू और बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर से जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ों रुपए की तथाकथित पैसा पकड़ा गया, वो कहीं उठ ना जाए मामला, इसलिए उस आग को बुझाने के लिए एक झूठ बनाकर एक। और मैं आगे बढ़ रही हूं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर कलीजियम की बैठक, जिसपे फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कलीजियम की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई है कलीजियम की बैठक में। हालांकि आप जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने को लेकर पहले ही जो बार एसोसिएशन है इलाहाबाद में, उसकी तरफ से विरोध जताया जा रहा था। लेकिन इस बीच अब ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में कलीजियम की बैठक में फैसला लिया गया है। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई है। तबादला जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट, कलीजियम ने फैसला ले लिया है। तो कैशकांड को लेकर सुर्खियों में जस्टिस वर्मा का नाम आया था। उनके घर में जो आउट हाउस है वहां पर कुछ नोट जो मिले थे वो भी तब जबकि आग लगी थी और दमकल की कर्मी वहां पहुंचे थे आग बुझाने के लिए, जिसको लेकर इसे साजिश अपने खिलाफ जस्टिस वर्मा की तरफ से करार दिया गया था। लेकिन सवाल बहुत से उठे थे और अब सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, क्या फैसला लिया गया है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर कलीजियम की तरफ से? देखिए, कॉलेजियम की तरफ से एक बयान जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि 20 मार्च और 24 मार्च को बैठकें हुई जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर फैसला लेने के लिए, और आखिरकार ये तय किया गया कि उनको उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद भेज दिया जाएगा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही वो पहली दफा जज बने थे, जहां से उनको 2021 में ट्रांसफर कर दिल्ली लाया गया था। अब कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को यह सिफारिश भेज दी है कि उन्हें उनके मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद में भेज दिया जाए। दरअसल 20 तारीख को ही यह फैसला हो गया था, लेकिन कुछ औपचारिकताएं होती हैं इस तरह के ट्रांसफर से पहले, जहां की दिल्ली हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। प्लीज ये क्लियर कीजिए, इस तबादले से पहले क्या केंद्र की मोहर लगना भी जरूरी होगा कलीजियम के इस फैसले पर? देखिए, बिल्कुल, जो अंतिम जो एक आदेश जारी होता है वो केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से ही होता है कोई भी ट्रांसफर, लेकिन कॉलेजियम की सिफारिश ऐसे मामलों में बाध्यकारी होती है और सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक उसे रोक नहीं सकती। बहुत शुक्रिया निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। जस्टिस यशवंत वर्मा को कलीजियम ने सिफारिश करती है इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।